हेलो डियर, वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी अलग से दूसरी किताब या दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर 2 को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया गया है कि आपको वीडियो में ही सारी चीजें याद हो जाएंगे। तो ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का बतला दूं कि चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आपने अभी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं। उसे देखने के बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा तो बहुत ही सरल और आसान भाषा में सभी समझ में आ जाएंगे। और आपका भी सपना है 95% आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में लाने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा दिया गया है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज का पॉइंट है अजात शत्रु यानी कि हर्यक वंश। अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के थे। और अजात शत्रु का शासन काल कब से कब तक है? तो याद रखेंगे लगभग 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक। अजात शत्रु का शासन काल कब से कब तक रहा? तो 491 से 459 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है। अजात शत्रु जो है, ये अजात शत्रु के शासन के साथ मगध की नीति अधिक विस्तारवादी और सैन्य आधारित हो गई थी। ठीक है। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। उसने अपने पिता द्वारा स्थापित राज व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए मगध की सीमाओं का विस्तार किया। ठीक है। तो मगध के सीमाओं का विस्तार किसने किया? अजात शत्रु, है ना। इससे पहले जो है बिंबिसार शासक को जो है पार्ट 1 में क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आप लोग पार्ट 1 को अगर नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 है, उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरे देखिएगा ताकि आपको किसी भी दूसरी किताब या दूसरी जगह पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित किया। किसे? तो मगध को जो है ना एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित किया। किसने? तो अजात शत्रु ने, है ना। किसने? अजात शत्रु ने। अगर अजात शत्रु के सैन्य उपलब्धियां की अगर बात करें कि अजात शत्रु के सैनिक कैसे थे और उनकी उपलब्धियां कैसी थी, तो अजात शत्रु ने संगठित सैन्य रणनीति अपनाया और वज्जी संघ को पराजित कर दिया। ठीक है। तो अजात शत्रु ने वज्जी महाजनपद, है ना, वज्जी महाजनपद को क्या किए थे? इन्होंने हरा दिया। और इस संघर्ष में उसने विशेष युद्ध साधनों का प्रयोग कराया, विशेष रूप से विशेष युद्ध साधनों का प्रयोग कराया, जिनमें रथाकार युद्ध यंत्र तथा विशाल युद्ध हाथी का जो है प्रमुख यानी कि माना और प्रमुख थे इस युद्ध में। ये जो अजात शत्रु जो युद्ध करा रहे थे, इस युद्ध में साधन का प्रयोग किया, जिनमें जो है ना रथ थे, और इसमें विशाल जो है क्या, तो इसमें रथ भी थे, रथ यंत्र का प्रयोग किया गया और हाथी का प्रयोग किया गया था। ठीक है। ये सब के सब जो है ना इसमें क्या थे? तो इस युद्ध में प्रमुख थे, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग इधर। उसकी सैन्य नीति आक्रमण यानी कि क्या, तो आक्रमणात्मक और विस्तारवादी थी, और जिससे मगध की सीमाएं लगातार बढ़ती गई। मगध की सीमाएं लगातार क्या कर लिए? बढ़ा दिए। जैसे अभी मगध का इतना अगर क्षेत्र है, बाद में इसे और धीरे धीरे बढ़ाते चला गया। ठीक है, बढ़ते चला गया, जिसके वजह से जो है ना मगध जो है ना एक बहुत ही बड़ा सा क्षेत्र बन गया था। ठीक है। और धार्मिक योगदान की अगर बात करें, अजात शत्रु का धार्मिक योगदान, तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजात शत्रु ने राजगृह में उनके अस्थि विशेषों यानी अवशेषों पर एक यानी कि स्मारक स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध जो है, जो यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके एक पुत्र भी थे, पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम राहुल था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति जो है बुद्ध को कहाँ हुए थे? तो बिहार के बोधगया में, बिहार के बोधगया में याद रखेंगे
कितने साल की उम्र में घर को त्यागे थे? तो 29 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। और इसी काल में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ, जिससे बौद्ध धर्म की सिद्धांत का संकलन प्रारंभ शुरू हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत का संकलन प्रारंभ हो गया और अजात शत्रु के ही शासन काल में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासन काल में? तो याद रखेंगे अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख करके आप लोग अगर छोड़ देंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर अगले वंश आते हैं उदयीन, यानी कि उदयीन शासक हैं, ये हर्यक वंश के हैं, है ना। कौन से वंश के? तो ये भी हर्यक वंश के ही है ना। शासक का नाम क्या है? उदयीन, है ना। कौन? उदयीन। तो याद रखेंगे इसे, उदयीन हर्यक वंश के शासक थे, है ना, हर्यक वंश के शासक थे। और उदयीन के शासन काल की अगर बात करें तो लगभग 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक था। 440 ईसा पूर्व तक था, है ना। सत्ता की प्राप्ति थी इनके पास में। और उदयीन ने सत्ता संघर्ष के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया। राज सिंहासन प्राप्त किए किसने? उदयीन ने। और उसके शासन काल में प्रशासनिक संरचना में कई परिवर्तन भी किए गए थे। मतलब जब उदयीन जो शासक थे तो उनके शासन काल में प्रशासनिक संरचना में कई तरीके का परिवर्तन भी किया गया था। ठीक है, कई तरीके का परिवर्तन भी किया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद फिर आता है नगर स्थापना। गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की गई। इसी नगर को आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम दिया गया, है ना। और जिसे राज्य की राजधानी बनाया गया। राज्य की क्या बना दिया गया? राजधानी। ये जो मगध जो है, मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पहले थी राजगिरी, है ना, राजगिरी में थी। याद रखेंगे, मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? तो पहले थी राजगिरी में। बाद में इसे बदल करके कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आज का पटना है ना, तो पटना का ही नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आगे चलकर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गया। एक राजनीतिक केंद्र बन गया। ठीक है, तो हर्यक वंश के शासक थे जो उदयीन, और इन्होंने यानी कि इनके ही शासन काल में ही जो है क्या, तो मगध की राजधानी राजगिरी से बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, और उदयीन जो है किस वंश के थे? तो उदयीन को याद रखेंगे कि उदयीन जो है ये हर्यक वंश के थे, है ना। कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। अब फिर आता है अगला पॉइंट, हर्यक वंश का पतन। यानी कि ऐसा क्या हुआ कि हर्यक वंश जो है ना ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक थे। कौन थे? नागदशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, और प्रशासनिक दुर्बलता और आंतरिक असंतोष के कारण यह वंश जो है ना ये कमजोर पड़ गया और सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन गई। सत्ता परिवर्तन की स्थिति आ गई, और जिसके वजह से जो है हर्यक वंश क्या हो गया? तो हर्यक वंश समाप्त हो गया। अगला फिर वंश, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो हर्यक वंश के बाद आता है शिशु नाग वंश। कौन सा वंश? शिशु नाग वंश। याद रखेंगे, शिशु नाग वंश का काल विधि क्या है? काल अवधि क्या है? ये कब से कब तक थे? शिशु नाग वंश की काल अवधि है लगभग 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशु नाग वंश कब से कब तक थे? तो शिशु नाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। वंश की स्थापना की अगर बात करें, शिशु नाग वंश की स्थापना तो नाग दशक के उदयानी की क्या, तो अबदस्त कर शिशु नाग में मगध में एक नए राजवंश की नींव में रखी गई। एक नए राजवंश की स्थापना की गई। नाग दशक के अबदस्त कर शिशु नाग वंश की स्थापना की गई। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत होकर शिशु नाग वंश का उदय हुआ। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? तो हर्यक वंश के बाद शिशु नाग वंश का उदय हुआ। ठीक है, और शासन व्यवस्था की अगर बात करें शिशु नाग वंश का, तो शिशु नाग वंश का शासन व्यवस्था यहाँ यह वंश अपेक्षाकृत अल्पकालिक रहा,
किंतु शासन व्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया। प्रारंभ काल में राजधानी वैशाली रही और परंतु बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में कर दिया गया। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो शिशुनाग वंश की पहली राजधानी वैशाली में थी, लेकिन क्या हुआ कि प्रशासनिक को सुविधा मिलने के वजह से जो है ना इसकी राजधानी में परिवर्तन की गई और इसकी राजधानी कहाँ बना दी गई? तो पाटलिपुत्र, है ना। कहाँ? तो पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली से बदल कर कहाँ कर दिया गया? तो पाटलिपुत्र कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसे लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और स्थानांतरित की गई इसे, और शिशुनाग वंश के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में? तो शिशुनाग वंश के काल में। शिशुनाग वंश के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति की गई। कौन सी संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में, कौन से वंश के काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति बच्चों? तो याद रखेंगे शिशुनाग वंश के जो है ना शासन यानी कि काल में द्वितीय बौद्ध संगीति की गई थी। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बौद्ध संघ के संगठन यानी कि क्या? तो संगठनात्मक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे क्या मानी जाती है? तो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और शिशुनाग वंश के बाद फिर कौन सा वंश आता है? तो नंद वंश, है ना। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश कब से कब तक रहा? तो लगभग कह सकते हैं कि 344 ईसा पूर्व से, याद रखेंगे 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा था। कौन सा वंश? तो नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना की अगर बात करें कि नंद वंश की स्थापना, तो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के पतन के बाद हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना महापद्मनंद ने मगध में एक नए राजवंश की नींव में रखी थी। ठीक है, एक नए राजवंश की नींव में रखी थी और इसी के साथ मगध की सत्ता एक नए शक्तिशाली शासक वर्ग के हाथ में चला गया। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद जो है ना इसमें नए जो है या राजवंश की जो है ना स्थापना की गई। शिशुनाग वंश के बाद कौन से वंश का? तो नंद वंश की स्थापना की गई, है ना। और दूसरे शक्तिशाली वंश के हाथ में जो है ना इसकी सत्ता चली गई थी। ठीक है, मगध की सत्ता किसके हाथ में चली गई शिशुनाग वंश के बाद? नंद वंश के हाथों में। ठीक है, नंद वंश के हाथों में चला गया। नंद शासकों की विशेषता की अगर बात करें कि नंद शासकों की विशेषता क्या थी? तो नंद वंश का सबसे प्रभावशाली और चर्चित शासक धनानंद को माना जाता है। किसे? धनानंद। तो याद रखेंगे बच्चों, आप लोग इसे भी लिख लीजिए अपने कॉपी में, कहीं पास लिख लीजिए ताकि आपको आसानी तरीके से याद हो जाए। तो नंद शासक की विशेषता की अगर बात करें तो नंद वंश का सबसे प्रभावशाली और चर्चित शासक कौन थे? तो धनानंद, है ना। कौन थे? धनानंद को माना जाता है। नंद वंश के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? तो धनानंद थे, है ना। और उसके शासनकाल में मगध का क्षेत्रफल अत्यधिक और भी ज्यादा बढ़ गया और साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक फैल गया था। किसके शासनकाल में? तो जो नंद वंश के जो शासक थे जिसका नाम था धनानंद, तो धनानंद के शासनकाल में मगध का क्षेत्र और भी क्या हो गया? तो दूर दूर तक फैल गया और भी ज्यादा बड़ा हो गया। और प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत जो है ना सुदृढ़ थी और कर प्रणाली से विशाल धन संपदा एकत्र की जाती थी। कर वसूली किया जाता था और कर प्रणाली से विशाल जो है ना संपदा एकत्रित किया जाता था। कहाँ? तो मगध साम्राज्य में कर प्रणाली थी। कर यानी कि एक प्रकार का टैक्स, है ना। कर यानी कि टैक्स वसूली किया जाता था और इसी से जो है ना धन संपदा एकत्रित किया जाता था मगध साम्राज्य में। ठीक है, तो नंद वंश के सबसे प्रमुख शासक शक्ति से प्रभावशाली याद रखेंगे धनानंद को माना जाता है। कौन थे? तो धनानंद थे। और धनानंद के काल में यूनानी शासक अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का भारत में अभियान हुआ
और इस घटना से मगध की राजनीति स्थिति प्रभावित हुई और यानी कि आंतरिक अस्थिरता भी बढ़ गई। उसके बाद फिर आता है नंद वंश का अंत। नंद वंश के अंत की अगर बात करें कि इसका फिर अंत कैसे हुआ, तो नंद शासन के कमजोर होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में सत्ता परिवर्तन कर दिया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इसके साथ ही नंद वंश का अंत हो गया, है ना, और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दिया। ठीक है, जिसने भारत के जो है ना दिशा ही बदल दिया। किसने? तो मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, और मौर्य साम्राज्य ऐसे थे कि भारत के इतिहास का इन्होंने दिशा को ही बदल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मगध के शक्तिशाली राज बनने के प्रमुख कारण। तो मगध जो शक्तिशाली जो राज्य जो बना, तो मगध को शक्तिशाली बनने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो मगध के शक्तिशाली राज्य बनने के प्रमुख कारण पहला आता है भौगोलिक कारण। पहला कौन सा कारण आता है? तो पहला आता है भौगोलिक कारण को याद रखेंगे, जिसे मगध का क्षेत्र दो प्रमुख नदियों के बीच स्थित था, जिससे भूमि अत्यंत उपजाऊ बन गई, है ना। मतलब क्या था कि मगध जो है ये दो नदियों के बीच में स्थित था, जिससे वहां की भूमि अत्यंत बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। तो वहां पास में अब जाहिर सी बात है कि अगर जहां पास की मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां खेती की ही जाएगी। ठीक है, तो वहां पास में खेती की जाती थी और बहुत तरीकों का फसल जो है वहां पास में उत्पादन किया जाता था। इस उपजाऊ भूमि ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया और खाद्यान्न की प्रचुरता और भी सुनिश्चित हो गई, बढ़ गई। और पर दूसरा फिर आता है यानी कि क्या? परिवहन और संचार। ठीक है, मगध शक्तिशाली होने का। तो नदियां व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य कर रही थी, नदियों के साथ व्यापार के ही किया जाता था, और जिससे दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क भी आसान हो गया, क्योंकि ये मगध जो है ना दो नदियों के बीच में स्थित थी मगध। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी थी उपजाऊ, जिससे खेती होती थी। और दूसरा बात की ये कि यहाँ परिवहन और संचार का भी सुविधा था, और जिससे जो है ना दूर दराज के क्षेत्र से संपर्क आसानी से हो गया था। जल मार्ग के कारण व्यापार, आवागमन यानी कि आने वाले और सैन्य गतिविधियां सरल बन गई, मतलब सबसे ज्यादा आसान हो गया। लोगों को आना जाना बहुत ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। दूर दराज से भी लोग जो है ना व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक सुरक्षा तीसरा कारण है। मगध चारों ओर से प्राकृतिक बाधा से घिरा हुआ था, जिससे यह क्षेत्र आक्रमणों से अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। इस पर आक्रमण जल्दी नहीं किया जा सकता था। प्राकृतिक रूप से ऐसे ही इसका क्षेत्र को बनाया गया था कि मगध चारों ओर जो है ना ये बाधाओं से, हर प्रकार के बाधाओं से जो है ना परेशानियों से मुक्त थे, जिसके वजह से इस पर आक्रमण होने की संभावना नहीं थी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र और प्राकृतिक सीमाएं सुरक्षा कवच का कार्य कर रही थी। यहाँ पास से मानिए कि मगध है और इसके चारों तरफ में क्या है? तो चारों तरफ में इसके पहाड़ पर्वत मौजूद है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। आसपास के वनों से हाथियों की उपलब्धि होती थी, जिन्हें युद्ध में प्रयोग किया जाता था हाथी का। आसपास के जंगल जो थे वहां पास में बहुत सारे हाथी थे, और वही हाथी को जो है ना प्रयोग युद्ध में किया जाता था। और हाथी मगध की सेना के सबसे बड़ी शक्ति यानी कि बन गए। हाथी का प्रयोग जो है ना युद्ध में किया जाता था, और जो कि सबसे बड़े जो है ना सेना के रूप में हाथी का ही जो है ना प्रयोग किया जाता था, और सबसे बड़ी शक्ति हाथी ही थे मगध के। उसके बाद फिर अगला कारण आता है खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन भी मगध क्षेत्र में मौजूद थे, जिसमें लोहे के भंडार उपलब्ध होने के कारण उन्नत हथियार बनाया गया। मतलब यहाँ पास में लोहा भी मौजूद था और लोहे मौजूद थे, जिसके कारण से यहाँ कृषि उपकरण बनाए जाते थे। कृषि में काम लिए जाने वाले फावड़े हो सकते हैं, कुदाल हो सकता है, और लोहे का फाल हो सकता है। ये सारे चीजों का जो है ना यहाँ पास में लोहे से बनाए जाते थे। इससे सैन्य शक्ति और कृषि उत्पादन दोनों में वृद्धि हो गई। सैन्य शक्ति भी बढ़ गया, सैनिकों का शक्ति भी बढ़ गया, और कृषि उत्पादन भी बढ़ गया। ये दोनों चीजों में वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से मगध और भी शक्तिशाली बनते चला गया। मगध के शासक केवल प्रशासनिक रूप से ही नहीं, बल्कि
बल्कि जो है ना दूरदर्शी सोच के कारण भी प्रसिद्ध थे। दूरदर्शी में बहुत ज्यादा जो है ना दूरी क्षेत्र पर भी जो है ना मगध का नाम यानी कि लोग जानते थे। मगध का जो है ना क्या था, तो मगध का नाम चलता था और मगध इसके कारण से भी और भी ज्यादा क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसे, ठीक है ना, ताकि आपके पूरी पॉइंट को क्लियर तरीके से क्लियर हो जाए, सही तरीके से क्लियर कर दिया जाए। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें और छोटा सा एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, छोटा सा एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है, छोटा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ उनकी नीतियां राज्य के विस्तार, संगठन और अस्थायित्व पर आधारित थी। शासन में अनुशासन, संगठन और नियंत्रण को विशेष व ज्यादा जो है ना महत्व दिया जाता था। विशेष रूप से क्या, तो विशेष रूप से इसका महत्व दिया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है धार्मिक विचार का प्रभाव। धार्मिक विचार का प्रभाव क्या है, तो बौद्ध और जैन दर्शन ने तत्कालीन शासकों के नीतियों को गहराई से प्रभावित कर दिया। बौद्ध और जैन दर्शन ने तत्कालीन शासकों की नीतियों को और भी ज्यादा क्या कर दिया, तो गहरा कर दिया, ठीक है। और आगे फिर क्या है, अहिंसा, करुणा, नैतिक और यानी कि क्या, तो जन कल्याण जैसे सिद्धांत प्रशासनिक सोच का हिस्सा बने और कई शासकों ने इन मूल्यों को आधार पर शासन व्यवस्था को दिशा दिया, ठीक है। बहुत सारे शासकों ने ऐसा कार्य किए। नोट महत्वपूर्ण जो है ना तथ्य यहाँ पास में दिया गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसे जो है ना बतलाते हैं, देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉपी में वरना फिर जो है आप लोग नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे आपसे क्लियर तरीके से यानी कि बन जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो कॉपी में इसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि जो है ना आपके जो एक भी प्रश्न ना छूट सके, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है वर्तमान झारखंड राज्य प्राचीन काल में मगध क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था। आपको कमेंट करके बतलाना है कि मगध की झारखंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जिसे बाद में प्रशासनिक रूप से बिहार से अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको ये कमेंट करके बतलाना है कि बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया। तो मैं बतला दूं इसे अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, पूरे 2000 ईस्वी को अलग किया गया था, ठीक है। प्रारंभिक काल में राजगिर, जिसे राजगीर बोलते हैं, मगध की प्रमुख राजधानी थी और यह स्थान राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। राजगिरी शब्द का अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान या शासकीय नगर। आगे चलकर ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया जो कि बाद में पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गया था। कौन, तो पाटलिपुत्र बन गया था, है ना, कौन बन गया था, पाटलिपुत्र बन गया था। तो आज के लिए इतने ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं, है ना, एक छोटी सी कमेंट जरूर करें और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले इसी चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट 3 में, क्योंकि ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पार्ट 1 को देखें और उसके बाद फिर आप लोग पार्ट 2 को देखें ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।